प्राचीन भारतीय इतिहास के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पूर्व में हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे थे। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और विस्तृत रूप से देखा कि पूरा पाषाण काल में हमारे देश में जीवन कैसा था, मानवीय विकास किस ढंग का हुआ। उसी क्लास में हमने बताया था आपको कि पाषाण काल 3 चरणों में बटा हुआ है। पहला चरण इसका पूरा पाषाण था, जिसमें हम लोग हैंड एक्सक्लीवर और चॉपर चॉकिंग हथियारों का प्रयोग करते थे। इसीलिए इस काल को चॉपर चॉकिंग कल्चर या हैंड एक्स कल्चर या चॉपर चॉकिंग संस्कृति या हैंड एक्स संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसमें जीवन घुमक्कड़ था, नोमैडिक था और लोग एक पशुओं के समान जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद दूसरा चरण जो शुरू हुआ वो मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज था और तीसरा चरण नवपाषाण काल नियोलिथिक एज। तो आज का क्लास समर्पित है मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज से। जैसा कि हमने पूर्व में ही बताया है आपको कि ये तीनों काल का विभाजन पत्थरों के उपकरणों के प्रयोग के आधार पर किया गया है। जीवन एक ही प्रकार का नहीं रहा। पत्थरों के प्रयोग के कारण जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया और इसीलिए पाषाण काल को 3 चरणों में हम लोग बांटते हैं। हालांकि तीनों चरणों में पत्थरों के औजारों का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये पत्थर के औजार एक समान नहीं थे, अलग अलग थे। तो अलग अलग पत्थरों के औजार के प्रयोग के परिणाम स्वरूप मनुष्यों के आरंभिक जीवन में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो परिवर्तन के कारण हम पाषाण काल को 3 खंडों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज का जो विषय है हमारा वो मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज। क्लियर? तो अब इसको देखते हैं। तो जो मध्य पाषाण काल है, मेसोलिथिक एज है, पाषाण काल, ये एक्चुअली में एक संक्रमण काल है। ठीक है, क्या है? संक्रमण काल। यानी ट्रांजिशनल पीरियड है। ठीक है, अब देखिए साहब कि ट्रांजिशनल पीरियड क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा पाषाण और नवपाषाण को पूरा पाषाण को हम इंग्लिश में क्या बोल रहे थे? पैलियोलिथिक एज। और नवपाषाण को हम लोग क्या बोल रहे थे? न्यूलिथिक एज। तो इसको जोड़ता है, ये इसको क्या करता है? जोड़ता है। कौन जोड़ता है साहब? तो मध्य पाषाण जोड़ता है। इसी कारण से, चूंकि ये जोड़ता है, इसी कारण से इसको संक्रमण काल बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल सिस्टमेटिक चीज है। अब देखिए कि इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो दोनों कालों में नहीं पाई जाती है। और वो विशेषता क्या है? सबसे पहली बात ये कि हिम युग के पश्चात, यह कह लीजिए कि हिम युग का अंत हुआ प्लस तापमान में वृद्धि हुई।
तापमान में वृद्धि हुई। दूसरी विशेषता ये थी, ये विशेषता सर मध्य पाषाण काल की। हाँ, हम समझा रहे हैं अभी आपको। उसके बाद दूसरी विशेषता इसके ये है कि मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन आया। तीसरी विशेषता यह है कि पादपों की प्रजातियों में परिवर्तन हुआ। चौथी विशेषता यह है कि चित्रकला का विकास हुआ। और पांचवी विशेषता यह है कि सूक्ष्म पाषाण जिसको इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रोलिथ, औजार बनने लगे। ठीक है। और छठा है फ्लूटिंग तकनीक का विकास हुआ। ठीक है। और इसका पीरियड अगर हम देखते हैं तो 8000 ईसा पूर्व एक सामान्य तिथि है। ठीक है। अब इसको समझते हैं हम लोग। तो पहली बात तो ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए, वो ये कि जो मध्य पाषाणिक पीरियड है वो एक संक्रमण काल है, एक ट्रांजिशनल पीरियड है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि संक्रमण काल कहते किसको हैं, ट्रांजिशनल पीरियड कहते किसको हैं। संक्रमण काल या ट्रांजिशनल पीरियड ऐसा काल होता है, ऐसा पीरियड होता है कि जो अपने पूर्व के कालों और अपने बाद आने वाले कालों की विशेषताओं से भिन्न विशेषता रखता है। और जो पूर्व के काल में विशेषताएं थीं उसमें ग्रेजुअली जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था, पूर्ण रूप से नहीं हुआ। और वो पूर्ण रूप से परिवर्तन उस पीरियड के संक्रमण काल के बाद के पीरियड में हुआ। तो जो परिवर्तन का दौर है विशेषताओं का, उसी परिवर्तन के दौर को हम लोग संक्रमण काल या ट्रांजिशनल पीरियड कहेंगे। अब इस व्याख्या को हम इस काल के परिवेश में उदाहरणों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूरा पाषाण काल में मनुष्यों का जीवन घुमंतु था, नोमैडिक था, यानी एक जगह पर वो लोग नहीं रहते थे, घूमते रहते थे। किस लिए? तो अपने पेट की आग को बुझाने के लिए। जहाँ भी उनको खाने का सामान या तो पेड़ पौधों के फलों और फूलों के रूप में या फिर जानवरों के कच्चे मांस के रूप में उनको मिल जाता था, उसके लिए वो लोग घुमा फिरा करते थे। नवपाषाण काल का जो पीरियड है उसमें लोगों के घुमंतु जीवन का अंत हो गया। अब लोग सामुदायिक जीवन में रहने लगे, घर बना करके रहने लगे, या
जो खो होता था, पहाड़ का खो, कंदराएं, उसमें रहने लगे, यानी अब उनका एक स्थान पे अस्थायित्व हो गया। साथ ही साथ कृषि करने भी लगे, साथ ही साथ पशुओं को पालने भी लगे। ये तीन विशेषताएं नवपाषाण काल की हैं जो पूरा पाषाण काल में नहीं थी। संक्षेप में कह लीजिए कि पूरा पाषाण काल में लोगों का जीवन घुमंतु नोमैडिक था, लेकिन नवपाषाण काल में लोगों का जीवन सामुदायिक हो गया, उसमें अस्थायित्व आ गया। तो ये घुमंतु से जो अस्थायित्व में परिवर्तन हुआ वो एक बैक नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे हुआ। इसके बीच में और भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, तब लोगों के घुमंती जीवन अस्थायी जीवन में कन्वर्ट करता है। तो वो जो परिवर्तन हो रहा था वो परिवर्तन मध्यपाषाण में हो रहा था, और उसमें क्या हुआ कि ठीक है मध्यपाषाण में घुमंतु जीवन था उनका, लेकिन उस घुमंतुपन में कुछ परिवर्तन आ गया। और वो परिवर्तन क्या आया कि अब वो पहाड़ की गुफाओं में थोड़ा देर रुकने लगे। अब परिवर्तन क्या आ गया कि पहाड़ की गुफाओं में उन्होंने चित्रकारी करनी शुरू कर दी। तो ये जो पूर्व काल में पूरा पाषाण काल में नहीं हो रहा था, यानी उनका मानसिक क्षितिज पूरा पाषाण काल से थोड़ा विकसित हुआ। अब वो जो अनाज प्राकृतिक रूप से पैदा हो रहा था, जो फल फूल प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे थे, उसको वो लोग उन गुफाओं में स्टोर करने लगे और रहे घुमंतु, लेकिन एक जगह स्टोर करने से आवश्यकता जब उनको हुई तो आकर वहां पर खा लिया करते थे। तो इस प्रकार से एक ऐसा पीरियड आया जिसमें उनका घुमंतुपन भी बना रहा और अस्थायित्व के लक्षण भी कुछ कुछ दृष्टिगोचर होने लगे। तो ये वास्तव में क्या था, परिवर्तन के युग को दिखा रहा था। तो इस प्रकार से जो बीच का पीरियड है, नहीं पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच का, इसमें से न ही पूरी तरीके से व्यक्ति नोमैडिक था और न ही पूरी तरीके से व्यक्ति में सामुदायिकता आई थी। इसी कारण से हम इसको संक्रमण काल मध्यपाषाण काल को कहते हैं। हम समझते हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशंस है कि मध्यपाषाण को संक्रमण काल क्यों कहा जाता है या संक्रमण काल के मीनिंग्स क्या होते हैं, आप पूरी तरीके से समझने में सक्षम हो गए। अब देखिए, इस व्याख्या के बाद हम मध्यपाषाण काल के कुछ विशेषताओं की व्याख्या करेंगे ताकि आपको इस युग का एक भूमिकीय परिचय अच्छे ढंग से हो जाए। उसमें सबसे पहली बात है इसकी विशेषता पर कि हिम युग का अंत हुआ और तापमान में वृद्धि हुई। मैंने ये लिखा क्या कि हिम युग का अंत हुआ और तापमान में वृद्धि हुई। अब देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा आपको ज्योग्राफी के तरफ जाना पड़ेगा, तब हिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा। और ज्योग्राफी के इस खंड को इस ढंग से समझ सकते हैं आप कि जब जॉर्ज लैमेत्रे के सिद्धांत के अनुसार जब महाविस्फोट, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरीज के नाम से जानते हैं, इस सोलर सिस्टम्स का, इस सौर मंडल का निर्माण हुआ, तो उसमें हमारा जो ग्रह था पृथ्वी और उसका जो पिता तारा था यानी सूरज, जिससे वो टूटकर बना था, तो जीवन इसी पृथ्वी पर होना था। लेकिन उस समय पृथ्वी तप्त आग का गोला था। अब ये ग्रेजुअली धीरे धीरे ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद इस पर कोई जीवन उभर करके सामने नहीं आया। इस पर जीवन कैसे उभरा ये हम समझाना चाहते हैं आपको। तो इस पर जीवन उभरने के लिए तापमान का अंतर उत्तरदायी था। फ्लैक्चुएशंस ऑफ टेम्परेचर अकाउंटेबल था। फ्लैक्चुएशंस ऑफ टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन को इस ढंग से समझा जा सकता है कि जब ये पृथ्वी ठंडी हुई गैसों के गोले के रूप में, जब ये ठोस आकार का ग्रहण किया, तो इस पर इसके पूरे आवरण को उसका पूरा पृथ्वी का आवरण बर्फ से ढक गया था। एक बार बर्फ से ढका वो प्रथम हिमयुग कहलाता है।
उसके बाद फिर तापमान, वो बर्फ पिघलने लगा सूरज की रोशनी की वजह से, और फिर जल ही जल हो गया। तो ये तापमान में वृद्धि हुई। फिर पुनः उस धरती को बर्फ ने अपने गिरफ्त में लपेट लिया, तो द्वितीय हिमयुग आया। और उसके बाद फिर तापमान में वृद्धि हुई, तो फिर बर्फ पिघल गया। फिर तृतीय हिमयुग आया और तीसरी बार पूरे पृथ्वी को जो है बर्फ ने ढक लिया, और फिर तापमान में वृद्धि हुई, और फिर जल ही जल हुआ। तो ये 3 बार हिमयुग का जो क्रम चला, इसी क्रम में उस जल में जो है वन सेल्यूलर एनिमल का, यानी एक कोशिकीय जीव का रासायनिक रिएक्शंस के द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा उसका जन्म हो गया। और फिर बाद में चल करके इसी एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव बने जल में, और फिर जल से ही जो है वो उभयचर यानी एम्फीबियस जीव बने, जो जल और स्थल दोनों पे रहते थे। और इस परिस्थिति में स्थलीय जीव का जन्म हुआ। तो कहने का अर्थ ये है मेरा कि ये जो हिमयुग और तापमान का रिलेशंस है, यही जैविक विकास का आधार है। तो एक जो अंतिम वाला जो हिमयुग था वो मध्यपाषाण काल में हुआ, यानी उसका अंत हुआ और तापमान में वृद्धि हुई। तो इसके वजह से जो पूरा पाषाण काल के जंतु थे, पादप थे, उनके प्रजातियों में वृद्धि हुई, उनके अंगों के स्वरूपों में वृद्धि हुई, यानी उनके प्रकृति में वृद्धि हो गई। तो एक प्रकार से मध्यपाषाण काल में जो पादप और जंतु थे उनके स्वरूपों में परिवर्तन हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब जैसे शुरू में है फर्स्ट क्लास जो हमने आपको बताया था पाषाण काल, उसमें मानवीय विकास जो हमने बताया था कि शुरू में रामापिथेकस का स्वरूप था, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर जिंजानथ्रोपस, फिर सिनामथ्रोपस, फिर क्रो-मैग्नन, ये जो क्रम था। तो इसमें हमने आपको बताया था कि शुरू में आदमी बानर के तरह था, बंदर नहीं, बानर के तरह, पूंछें थी, बाल था, नाक के स्थान पर एक छेद था। तो ये सब जो परिवर्तन हुआ हिमयुग और तापमान में वृद्धि, तो उसके शरीर में भी परिवर्तन होना शुरू हुआ। ये हम कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आई? अब दूसरा क्या कि मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन आया इस हिमयुग के और तापमान के वृद्धि के कारण। पादपों की प्रजातियों में भी परिवर्तन आए। तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। अब देखिए अगला परिवर्तन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस काल में ही ज्ञानी मानव का विकास हो चुका था। मध्यपाषाण काल में 30,000 या 40,000 ईसा पूर्व ज्ञानी मानव यानी सोचने वाला प्राणी जो हम लोग आज हैं, होमोसेपियंस, तो जब सोचने वाला प्राणी बना तब गुफाओं के अंदर उसने चित्रकारी करनी शुरू कर दी। जैसे शिकार करने का चित्र, पीछा करने का चित्र, बच्चा जनने का चित्र, बच्चा पालने का चित्र। तो ये सब क्या चीज़ था? एक प्रकार से मानव मस्तिष्क का और समुचित विकास को प्रदर्शित करता है चित्रकला। तो चित्रकला कोई सामान्य सी बात नहीं है। जिस समय भाषा नहीं था, जिस समय आदमी बोलने के लिए कुछ बोल नहीं पाता था, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता था, उस समय चित्रकला उसकी जुबान थी, चित्रकला उसकी भाषा थी। चित्रकला के माध्यम से अपने विचारों को वो अभिव्यक्त करता था। तो आप कह सकते हैं कि ये जो चित्रकला मध्यपाषाणिक है, ये उस समय के लोगों की भाषा थी। अपने विचारों को व्यक्त करते थे, एक दूसरे को समझाते थे। सूक्ष्म पाषाण के औजार जैसे कि पूर्व के काल में हम लोगों ने देखा था कि चॉपर, चॉकिंग और हैंड नेक्स क्लीवर्स, ये 4 प्रकार के औजार थे। तो औजार क्या थे? पत्थरों को किसी चीज़ को इस्तेमाल करते करते वो औजार के रूप में जो प्रयुक्त हुआ, वही औजार पूरा पाषाण काल के माने गए। और ये बहुत बेडौल और बेढंगे हुआ करते थे।
मध्य पाषाण काल के औजारों की विशेषता थी कि अब इसमें सूक्ष्मता आई, छोटापन आया। पत्थर क्वार्ट्ज का ही रहा, लेकिन बेडौलपन, बेढब्बापन जो पूरा पाषाण कालिक औजारों का था वो मध्य पाषाण काल में नहीं रहा। अब इसमें सुदृढ़ता आई, चिकनाहट आया, छोटा हुआ और ज़्यादा पूर्व से तीक्ष्ण हुआ। इसी कारण से हम इसको सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं। और इसको बनाने के लिए जो इस औजार को एक तकनीक का प्रयोग किया गया, वो तकनीक फ्लूटिंग तकनीक के नाम से जाना जाता है। फ्लूटिंग तकनीक क्या था कि पत्थरों को, एक पत्थर को लेके दूसरे पत्थर को जो तोड़ते थे, दबाव डालते थे, तो उससे अगर कोई एक पत्थर एक चट के रूप में कवड़ गया, ये पतले परत के रूप में, तो उस परत को ही जो है घिस पीट करके औजार के रूप में कन्वर्ट कर देते थे। तो इस तकनीक को पत्थर से पत्थर पर मार करके उसके परत को निकाल करके उस परत को औजार के रूप में प्रयोग करने की तकनीक को फ्लूटिंग कहते थे, और वो मध्य पाषाणिक काल में प्रयोग किया जाने लगा। तो पूर्व में क्या था, जो पत्थर समूचा होता था उसी को घिस करके या प्रयोग करते करते वो औजार के रूप में कन्वर्ट हो जाता था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि नहीं, पत्थरों को पत्थर पर मार करके उसके परत उखाड़ करके उन परतों को औजार का रूप दिया जाता था, और ये जो तकनीक थी उस तकनीक को हम लोग फ्लूटिंग तकनीक कहते थे। क्लियर? और अंतिम बात है कि आमतौर पे जैसे पूर्व के क्लास में हमने बताया था आपको कि भाई मध्य पाषाण काल का पीरियड क्या है, तो 10,000 से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये 8,000 ईसा पूर्व एक सामान्य तिथि है, मतलब इसके पहले भी इसके बाद भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आपको जानना चाहिए, वो ये कि भारत के सभी जगहों पर यह तिथि सामान्य नहीं है। कहीं पर मध्य पाषाण काल आपको 8,000 का भी मिलेगा, कहीं पर 7,000 में शुरू हुआ, कहीं पर 4,000 में शुरू हुआ, कहीं पर ऐसा है कि नव पाषाण के साथ साथ भी मध्य पाषाणिक स्थल काल चलते रहे। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन औजारों का प्रयोग होता रहा। बात समझ में आ रही है? दूसरा कि नव पाषाण काल शुरू हो गया, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो नव पाषाण कालिक विशेषता नहीं लिए हुए थे, बल्कि मध्य पाषाण कालिक विशेषता लिए हुए थे। इसका एग्जाम्पल ऐसे आप ले सकते हैं कि आप अभी भारत में देखिए कि यहाँ काला हांडी जैसा जगह भी है जहाँ जीवन की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और दूसरी ओर मुंबई और दिल्ली जैसे महानगर भी हैं जहाँ जीवन के सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो हर दौर में हर युग बरकरार रहता है। अभी भी बहुत सारी ऐसी जनजातियां ऐसी हैं भारत में जो पहाड़ों से, कंदराओं से नहीं निकली हैं या सामाजिक जीवन नहीं गुजार रही हैं, लेकिन भारत एक विकसित देश की तरफ अग्रसर है। तो ये एक विशेषता है इस धरती का कि हर युग में जो अपने विकास के चरण है उसको पूरा करते हुए अपने पूर्व के भी कुछ अवशेषों को बचाए रखता है। क्लियर? तो ये था एक मध्य पाषाण काल का इंट्रोडक्टरी बातें, हम समझते हैं इसको, आप समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज़ जो हमें आगे पढ़ना है कि मध्यकाल के औजार, ठीक है, सॉरी मध्यकाल बोल रहे हैं, मध्य पाषाणिक काल के औजार। यानी टूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी सर। इसमें जो टूल्स का नामकरण है वो नाम लिख देते हैं और फिर उसकी व्याख्या कर देंगे। उसमें पहला है ब्लेड। ठीक है, दूसरा है क्रोड। तीसरा है नोकीला औजार। करोड़ का सर कोर। हाँ ठीक है वो।
नोकीला औजार। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट। चौथा है त्रिकोण। ट्राइएंगल। पांचवा जो है नौचंद्राकार। इसको बोलेंगे लूनेट। और छठा है समलंब औजार। समलंब औजार यानी ट्रापेज। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये सभी माइक्रोलिथ थे, सूक्ष्म पाषाण थे। पहले दिमाग में ये बताइए, बसाइए आप कि ये 6 प्रकार के जो औजार थे वो क्या थे? माइक्रोलिथ थे, सूक्ष्म पाषाण थे। और इसके बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग बोलते थे। ये तो पूर्व ही बता चुके। अब ये 6 प्रकार का मतलब हुआ कि इसके रूप 6 तरीके का था। तो आकृति को हम लोग समझ जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो पहला है ब्लेड। तो ब्लेड आज आप भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसा सूक्ष्म औजार जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी होती थी और इसका जो आकार होता था माइक्रोलिथ का, इस औजार का, वो 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक होता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो माइक्रोलिथ औजार होते थे वो कितना? 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक होते थे। तो अब ब्लेड का हमने क्या बताया आपको कि जो इसकी चौड़ाई है इसकी लंबाई से आधी रहेगी, या इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी रहेगी। तो फ्लूटिंग के माध्यम से ऐसा पत्थर का तेज धार वाला आकार दिया गया जिसका मान लिया जाए चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर हो और लंबाई 4 सेंटीमीटर हो, और वो उसके दोनों तरफ धार हो काटने के लिए। तो ऐसे आकृति को, जैसे आज ब्लेड दाढ़ी बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उस प्रकार की आकृति बन गई। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लेड। अब देखिए, इसी ब्लेड का अगर आकृति किस रूप में हो गया कि एक छोर उसका बेलनाकार हो गया, यानी एक भाग बेलनाकार, जैसे बेलन आप घर में रखते हैं, यानी आराम से उसको पकड़ सकते हो, और उसके नीचे वाला भाग जो है वो तीक्ष्ण हो, यानी उससे काटा जाता हो, उसमें भी आकृति यही होगी। यानी जो उसकी चौड़ाई होगी वो लंबाई की आधा होगी, और यह लंबाई होगी वो चौड़ाई की दुगनी होगी। लेकिन ब्लेड से अंतर क्या हो जाएगा कि उसका एक भाग जो है वो बेलनाकार होगा, अर्थात उस बेलनाकार भाग को पकड़ करके दूसरे जो धारदार भाग उसका बनेगा उससे हम काटने का काम करेंगे। क्लियर? अब तीसरा जो है नोकीला औजार पॉइंट, के इसी मतलब के क्रोड को अगर जो चौकोर रूप ऊपर से नीचे तक उसका था, हम नीचे जो काटने वाला रूप है उस पर पॉइंट का निर्माण कर दें, यानी दोनों तरफ से जो उसके धार थे उसको अगर तोड़ दिया जाए और सिर्फ एक पॉइंट बच जाए। ठीक है, जैसे इसको आकृति का आप अगर लेना चाहें तो इस प्रकार से अगर बन जाए, यहां पर पॉइंट बन जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे नोकीला औजार और पॉइंट। ठीक है, इसी पॉइंट को अगर हम तीर के फलक के रूप में इस्तेमाल करें, ठीक है, यानी तीर का फलक का मतलब तीर में जो
सॉरी, कमान में जो तीर हम बनाते हैं, तीर भरते हैं, तो तीर के अग्रभाग के रूप में अगर इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम ट्रायंगल या त्रिकोण बोलेंगे। क्योंकि पशुओं का शिकार करना होता था तो बिना तीर के शिकार तो होगा नहीं, तो तीर के अग्रभाग के रूप में हम अगर नुकीले पॉइंट के औजार का इस्तेमाल करते हैं तो वही त्रिकोण, ट्रायंगल के रूप में जाना जाता था। अब ये जो नौ चंद्राकार था, तो नौ चंद्राकार का मतलब क्या हुआ कि नया नया जो चांद निकलता है, तो नया नया चांद निकलता है तो देखते हैं कि उसका एक भाग उत्तल रहता है, यानी उभरा हुआ रहता है, और दूसरा भाग अवतल रहता है, धंसा हुआ रहता है। तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको इसको इस ढंग से आकृति बना करके दिखा देते हैं। तो इस टाइप का अगर पत्थर कट गया और उसका ये वाला सिरा जो है वो काटने वाला हो, नोकीला हो, धारदार हो कह लीजिए, हाँ मोटा हो, तो उसको हम लोग नौ चंद्राकार कहेंगे। और इसी में अगर नौ चंद्राकार में ही अगर नहीं, दोनों साइड नहीं, देखिए ना, एक नहीं बल्कि अनेक काटने वाले ये बन जाए। जैसे आप अभी एक मार पीट करने वाला औजार होता है जिसको हाथ में पहन करके पंच मारा जाता है, नुकीला नुकीला निकला रहता है, हाँ, तो उस टाइप का अगर आकृति बन जाए तो उसको हम लोग समलम औजार, माने समलम औजार का मतलब कि उसमें एक धार नहीं होगा बल्कि अनेक धार होंगे। तो इस प्रकार से छात्रों मध्य पाषाण काल में कुल 6 प्रकार के औजारों का प्रयोग उस समय के लोग करते थे। क्लियर? अब देखिए मध्य पाषाण युगीन बस्तियां, एक अगला टॉपिक इसका है मध्य पाषाण युगीन बस्तियां। ये काफी महत्वपूर्ण है, इस पर से ही प्रश्न आता है। ठीक है, तो मध्य पाषाण युगीन बस्तियों में जो है वो पहला है बागोर। हाँ सॉरी, क्या है? बागोर। बागोर कहाँ है साहब? तो राजस्थान में है, वहाँ एक कोठारी नदी है, छोटी जैसी नदी है राजस्थान में, यहाँ बागोर है। यहाँ जो है 3 संस्कृतियां मिली हैं। दूसरा जो स्थल है वो है तिलवारा। ये सब अलग अलग लिख दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो याद करने में। ठीक है, तिलवारा ये पंचप्रद नदी के तट पर है। और ये भी जो है राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद अखज, बलसाना, हरिपुर और लखनाज। अखज, बलसाना, हरिपुर और लंघनाज। ठीक है, ये चारों का चारों जो स्थल है ये सभी के सभी गुजरात में है।
कहाँ है? गुजरात में। ये जो लंघनाज है इसका सर्वाधिक उत्खनन किया गया है, सर्वाधिक। हाँ, यानी सबसे अच्छी जानकारी जो मिलती है वो लंघनाज से ही मिलती है। और जो मिली है उसमें 3 संस्कृतियां पाई गई हैं यहाँ पे। कितना? लंघनाज में, हम सिर्फ लंघनाज की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद अगला जो है, विंध्य और सतपुरा क्षेत्र में भी हम लोगों को मध्यपाषाणिक स्थल मिले हैं। अगला जो स्थल है वो प्रतापगढ़ में मिला है, और ये है कहाँ? तो यूपी में इलाहाबाद के पास है। अब तो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट बन गया है, लेकिन पहले इलाहाबाद के अंतर्गत ये आता था। उसके बाद कसू, शोवल, जनेरी, दभागले और जलगढ़। कसू, शोवल, दभाले और जनेरी और जलगढ़। जनेरी और जलगढ़, ये सभी क्षेत्र जो है कोंकण क्षेत्र में। कहाँ है? कोंकण क्षेत्र, यानी महाराष्ट्र का जो इलाका है। उसके बाद छोटा नागपुर और ब्रह्मपुत्र घाटी में भी और ब्रह्मपुत्र घाटी में भी मध्यपाषाणिक स्थल मिले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसको इस ढंग से समझा जा सकता है कि हम लोगों को ये देखना है, महत्वपूर्ण बात, कि आखिर भारत में कहाँ कहाँ मध्यपाषाणिक क्षेत्र मिले हैं। तो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो नाम बार बार पूछा जाएगा, वो है बागोर। क्या चीज़? और लंघनाज। ये 2 नाम हमेशा याद रखिए। बागोर और लंघनाज अक्सर पूछ देगा कि किस काल का स्थल है, तो मध्यपाषाण। एक तो बात ये हो गई जो ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस आता है। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर, तो सबसे मजबूत जो इसका मध्यपाषाणिक स्थल है वो राजस्थान और गुजरात में है। यानी एक आदर्श मध्यपाषाणिक के जो स्थल आप खोजना चाहेंगे तो वो राजस्थान और गुजरात में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इन दोनों राज्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है बागोर, जो कहाँ है? कोठारी नदी के तट पर है। और यहाँ 3 संस्कृतियाँ हैं। 3 संस्कृति का मतलब ये हुआ कि जो प्रथम संस्कृति है वो मध्यपाषाणिक है, और बाद का नवपाषाणिक या ताम्रपाषाणिक। इसका अर्थ ये आप लगाइएगा। उसके बाद राजस्थान में ही दूसरा स्थल है तिलवारा, जो पंचपरद नदी के तट पर है। यहाँ भी मध्यपाषाणिक स्थल मिला है, प्योर मध्यपाषाणिक है। उसके बाद अगला है अक्खज, बलसाना, हरिपुर और लंघनाज। तो ये चारों का चारों कहाँ है? गुजरात में है।
कहाँ है? गुजरात में। लेकिन अखज, बलसाना, हरिपुर, लंगनाज में सर्वाधिक जो उत्खनन हुआ वो लंगनाज में हुआ। और यहाँ 3 संस्कृतियाँ मिलती हैं, जिसमें पहली संस्कृति तो मध्य पाषाणिक काल का है, लेकिन बाकी संस्कृति अगले पीरियड का है। और सभी में क्या मिला साहब? तो सूक्ष्म पाषाण मिला है। ये अंडरस्टूड है, इसीलिए इसको मध्य पाषाणिक स्थल बोलते हैं। और उसके बाद विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा पर्वत जो है वो महाराष्ट्र के इलाका में वहाँ मिलता है। उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है, जो पहले इलाहाबाद के अंतर्गत आता था, अब अलग जिला बन गया है, वहाँ भी अवशेष मिले हैं। उसके बाद कोंकण का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ 4 क्षेत्र है, कछुओल, दभाले, जनेरे और जलगढ़। यहाँ भी मध्य पाषाणिक के स्थल पाए गए हैं और सूक्ष्म पाषाण मिले हैं। हमारे छोटानागपुर का जो इलाका है या ब्रह्मपुत्र घाटी है, यानी उत्तर पूर्वी भारत में भी मध्य पाषाणिक स्थल के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो एक बड़ा क्षेत्र मध्य पाषाण के अंतर्गत भारत में पाया जाता था। क्लियर? अब देखिए अगला और अंतिम टॉपिक है कि मध्य पाषाणिक जीवन। मध्य पाषाणिक जीवन यानी उस समय कैसा होता था? तो मध्य पाषाणिक जीवन में अभी हमने आपको बताया कि जीवन जो था वो घुमंतु ही था, ऐसी बात नहीं था। जीवन क्या था? हाँ, घुमंतु ही था। हाँ, चलिए लिख देते हैं नोमैडिक। परंतु इसमें एक परंतु लगा हुआ है, परंतु पूरा पाषाण काल की तरह नहीं। पूरा पाषाण की तरह नहीं, की तरह नहीं। इसकी व्याख्या कर दिए थे, फिर कर देते हैं। मतलब क्या था कि घुमंतु तो था, पूरा पाषाण का घुमंतु मतलब क्या है कि कोई सेंटर ऑफ पॉइंट रुकने का नहीं था। जहां खाना मिल गया वहां चलते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जहां रात हुई सो गए पेड़ के नीचे, इस टाइप की चीजें थी। लेकिन अब क्या हुआ कि घुमंतु था, लेकिन उस फलों को, अनाजों को स्टोर करने लगे लोग। तो उससे क्या हुआ कि एक जगह पर रख करके छोड़ दिए, कभी याद आया तो आके खा लिए। तो अब घुमंतुपन में थोड़ा रुकावट आने लगी। अब यूं ही बेरहरवी में जहां पाए वहां चले गए, ऐसा नहीं था। एक निश्चित क्षेत्र में ही घूमते रहे और उस निश्चित क्षेत्र में एक ऐसे गुफा को खोज लिया, एक ऐसे सेंटर को खोज लिया जो उसके द्वारा बिने गए ये चुने गए अनाजों का कलेक्शन सेंटर हो गया और घूमते रहे वो। तो ये चीज था। अभी सामूहिकता नहीं आई थी, लेकिन सामूहिकता आने की शुरुआत हो गई थी। अकेला ही था, लेकिन बीच में कोई दोस्त मिल गया, चलो साथ रह लो। दोस्त मिल गया तो बच्चा भी पैदा हो गया। तो अब बच्चा पैदा होने के बाद फिर उसकी जो गतिशीलता थी उसमें रुकावट आया। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक धीरे धीरे ग्रेजुअली परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या था कि शाकाहार और मांसाहार, यहां से कलर चेंज करना पड़ेगा। जो जीवन में खान पान था, क्या चीज? शाकाहारी और मांसाहारी। हाँ, तो इस खान पान में शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रयोग होता था। यानी लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। अब हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है कि जाने
कि शाकाहार में वो लोग क्या इस्तेमाल करते थे, है ना। तो शाकाहार का जहाँ तक बात है तो वो लोग जंगली कंदमूल, जंगली कंदमूल जैसे शकरकंद खाते हैं ना हम लोग, फल, जितने प्रकार का फल था वो, मधु यानी शहद, इसका इस्तेमाल करते थे वो लोग। इसी प्रकार से मांसाहार में मछली खाते थे वो लोग। इसी प्रकार से कछुआ को खाते थे। इसी प्रकार से खरगोश को खाते थे, नेवले को खाते थे और नीलगाय को खाते थे। ठीक है। अब उसके बाद अगला खान पान के अलावा इसका सांस्कृतिक योगदान भी था। सांस्कृतिक योगदान में क्या था जो काफी महत्वपूर्ण है, और वो था चित्रकला। ठीक है, क्या था? चित्रकला। यानी ये पहला समय था कि जब चित्रकला का विकास हुआ। आपसे पूछा जाए कि चित्रकला का विकास किस युग में हुआ, तो पूरा पाषाण में नहीं हुआ, मध्य पाषाण में, जो ग्रेजुअली आगे चल करके बढ़ता चला गया। तो इस समय जो चित्रकला के जो स्थल मिलते हैं हम लोग को, वो भीमबेटका, कहाँ मिलता है? भीमबेटका, आदमगढ़, और प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर। प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर, ये 4 गुफाओं का नाम हमने लिखा है, सिर्फ स्थल का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? गुफा है। भीमबेटका और आदमगढ़ ये दोनों मध्य प्रदेश में है, और जो प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर है ये उत्तर प्रदेश में है। तो इन गुफाओं में चित्र वो लोग बनाया करते थे। तो चित्रों में क्या था? जानवरों का पीछा करते हुए, जानवरों को मारते हुए, शिकार करते हुए, अनों का संग्रह करते हुए, बच्चा जनते हुए यानी पैदा करते हुए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए, यानी उनके जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो आरंभिक चित्रकला के रूप में उभर कर के सामने आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चित्र इन गुफाओं में आज भी सुरक्षित है। लेकिन ये जो चित्र इन गुफाओं में हैं, सिर्फ यही चित्र नहीं है। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल में भी ये गुफाएं प्रयोग हुई हैं, और उस काल के भी चित्र मिलते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये वो गुफाएं हैं जिन गुफाओं से मानवीय संस्कृति के विकास का चित्रात्मक रूप कालक्रम से हम लोग को दर्शन होता है। इसलिए ये गुफाएं काफ़ी दर्शनीय हैं और पुरातात्विक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा का पूरा हमने जो मध्य पाषाणिक काल भारतीय परिवेश में है उसका सांगोपांग अध्ययन करवाया, जिसके कारण आप सक्षम हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देने में और विषयनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देने में। हम समझते हैं कि सारे तथ्यों को आप समझने में सफल हुए। अगले क्लास में हम कुछ अलग विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।